राजगढ़ गांव में सड़क आ जाने से गांव का विकास होना शुरू होता है। और कैसे हो सीताराम? सभी लोग शहर में काम ढूंढने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो अपने ही गांव में रहकर कुछ काम कर लूंगा। पर तुम करोगे क्या? सोच रहा हूँ एक बड़ा सा घर बनाऊं और उसमें किराएदार रखकर अपना खर्चा चला लूं। पर तुम्हारे पास घर बनाने के लिए इतने पैसे कहां से आएंगे? घास का घर बनाऊंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है। घास की तो हमारे गांव में कोई कमी नहीं है। देखना, बड़े महल जैसा घर होगा मेरा। सीताराम जंगल जाता है और वहां से बहुत सारी सूखी घास लेकर वापस आता है और उस घास को बुनकर घर बनाने लगता है। कई दिनों तक दिन रात मेहनत करने के बाद सीताराम का घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। कई दिन तक ढूंढने पर सीताराम को एक किराएदार मिलता है। मुझे 2 कमरे चाहिए। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ आपके गांव के स्कूल में पढ़ाने आया हूँ। हाँ हाँ, आइए गुरुजी। इतना बड़ा घर आप लोगों के लिए ही तो बनाया है। आ जाइए। सीताराम किराएदार को घर दिखाता है। किराएदार को घर पसंद आता है। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे सीताराम जी, आपके घर में तो बहुत सारे चूहे हैं। ये तो रात को ठीक से सोने भी नहीं देते। माफ कीजिए गुरुजी, मैं आज ही चूहेदानी लाकर सारे चूहों को भगा देता हूँ। सीताराम दुकान में जाकर चूहेदानी खरीदता है और चूहेदानी की मदद से जंगल में छोड़ कर आता है। कुछ दिन तक तो किराएदार को कोई भी शिकायत नहीं रहती, पर जैसे ही बारिश का मौसम आता है, बारिश का पानी सीताराम के घास के घर में घुसने लगता है, जिसकी शिकायत लेकर किराएदार फिर से सीताराम के पास आता है। सीताराम जी, अब नई समस्या खड़ी हो गई है। क्या बात है बताइए, आप खुद ही चलकर देख लीजिए। किराएदार सीताराम को अपने कमरे में लेकर जाता है, जहां पर छत से बारिश का पानी टपक रहा है। ये देखिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि पानी टपकना शुरू हो गया। अब आप ही बताइए, बारिश के मौसम में तो यहाँ घर के अंदर बाढ़ ही आ जाएगी। माफ कीजिए गुरुजी, मैं इसका कुछ इलाज करता हूँ। सीताराम बाजार से एक बड़ा सा त्रिपाल और ताड़पत्री खरीद कर लाता है, जिसे वो अपने घर के ऊपर रख देता है। लीजिए गुरुजी, अब आपकी पानी टपकने की समस्या भी खत्म हो गई। धीरे धीरे बारिश का मौसम शुरू हो जाता है और तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे सीताराम की छत का त्रिपाल और ताड़पत्री दोनों ही फट जाते हैं और बारिश का पानी एक साथ घर में आ जाता है। किराएदार गुस्से में सीताराम के पास जाता है। देखिए सीताराम जी, अब तो हद ही हो गई है। घर का सारा राशन भीग गया है। ऐसे में कोई कैसे आपके इस घास फूस के घर में रह सकता है? अब माफ कीजिए गुरुजी, आगे से ऐसा नहीं होगा। माफी मत मांगिए, कुछ कीजिए। अगर आपने 1 हफ्ते में ये घर ठीक नहीं किया तो मैं अपना कमरा छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आप मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूँ। सीताराम परेशान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि तभी उसे परेशान देखकर उसका दोस्त दिवाकर उससे पूछता है, क्या बात है, आज परेशान नजर आ रहे हो? हाँ, बारिश की वजह से घर के अंदर पानी घुस रहा है, जिससे किराएदार ने घर खाली करने के लिए कहा है। अब घास फूस का घर है तो पानी तो घुसेगा ही ना। समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो कुछ टाट पट्टी या प्लास्टिक की ताड़पत्री लगाकर देखो। वो सब करके भी देख लिया, उनका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुम्हारी समस्या का कोई हल मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। दिवाकर इतना कहकर वहां से चला जाता है और सीताराम फिर से सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे अपने घर को बारिश में चूने से बचाए। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सीताराम कुछ भी नहीं कर पाता और बारिश का पानी घर में घुसने की वजह से अब किराएदार घर को खाली करने लगता है। गुरुजी, कुछ दिन और रुक जाइए। देखिए सीताराम जी, मैंने आपको 1 हफ्ते का समय दिया था और 10 दिन बीत चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए, घर के अंदर पानी का तालाब बना हुआ है और इस तालाब में मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूंगा? हे भगवान, बड़ी मुश्किल से तो एक किराएदार मिला था, दूसरा किराएदार कहां से ढूंढ कर लाऊंगा? और किराएदार मिल भी गया
तो मैं इस टपकती छत का क्या करूंगा? सीताराम बहुत दुखी और निराश हो जाता है कि तभी उसके पास दिवाकर आता है। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। क्या है? जल्दी से बताओ। दिवाकर सीताराम को एक किताब देता है। इस किताब का मैं क्या करूंगा? जब राम जी और सीता माँ वनवास गए थे, तब उन्होंने जंगल में एक जादुई घास के पौधे से घर बनाया था, जो कि उन्हें सर्दी गर्मी से बचाता था। और भी कई चमत्कारी गुण उस घास में है। किताब खोलकर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सीताराम किताब खोलकर उस जादुई घास के पौधे को देखता है और खुश हो जाता है। वो किताब को लेकर जंगल में जाता है और जादुई घास को ढूंढने लगता है कि तभी सीताराम के पीछे एक शेर पड़ जाता है। सीताराम शेर से खुद को बचाने के लिए तेजी से दौड़ता है और जाकर एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर जाता है। सीताराम जब गड्ढे में थोड़ा आगे चलता है तो वो देखता है कि सामने कुछ चमक रहा है। सीताराम समझ जाता है कि ये वही घास है। जब वो उसके पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक वानर दिखाई देता है। तुम्हें क्या चाहिए सीताराम? मुझे ये जादुई घास चाहिए। इसके लिए तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर सही हुए तो तुम्हें ये जादुई घास मिल जाएगी। हे वानर रूप धारण किए हनुमान जी, आप सवाल पूछिए। राजा राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? अब 14 साल के लिए। राजा राम का सबसे बड़ा शत्रु कौन था? अब लंकापति रावण। अब आखिरी प्रश्न, भगवान श्री राम को महापुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि एक राजा होते हुए भी उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखने के लिए राजघराने को छोड़कर वनवास जाने का निर्णय लिया था। तुमने सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तुम जितना चाहे उतना जादुई घास ले जा सकते हो। जय हो सीता मैया की, जय हो रामचंद्र जी की। हे ईश्वर, मुझ गरीब पर अपनी कृपा बनाओ। जय हो प्रभु, आपने अपना चमत्कार दिखा दिया। जय हो सीता मैया, जय हो रामचंद्र जी की। सीताराम जादुई घास का एक बड़ा गड्ढा बनाकर घर ले आता है। सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बुनने लगता है। जैसे ही सीताराम उस जादुई घास से अपने घर की छत बनाता है, उसका पूरा घर जादुई घास का महल बन जाता है। अरे वाह सीताराम, ये तो चमत्कार हो गया। ये सब तो प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है और तुम्हारी किताब के बताए हुए नुस्खे ने कमाल कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? अगर मुसीबत के समय में एक दोस्त दूसरे के काम नहीं आएगा तो दोस्ती ही क्या। आ जाओ, तुम्हें अंदर से अपना जादुई घास का महल दिखाता हूँ। सीताराम दिवाकर को अपना जादुई महल दिखाने के लिए ले जाता है। जब ये बात किराएदार को पता चलती है कि सीताराम के घास का झोपड़ा जादुई घास का महल बन गया है, तो वो अपना सारा सामान लेकर सीताराम के पास वापस आता है। मुझे माफ कर दीजिए सीताराम जी, मैं आपके घर को छोड़कर चला गया था और न जाने आपको क्या क्या कह दिया। कोई बात नहीं गुरुजी, उस वक्त मेरे घर की हालत भी ठीक नहीं थी और ऐसे पानी टपकने वाली छत में भला कोई कैसे रहेगा। पर अब मेरा घर बिल्कुल ठीक हो गया है। आप अपने पूरे परिवार के साथ वापस आ सकते हैं। किराएदार अपना सारा सामान और परिवार को लेकर सीताराम के जादुई घास के महल में वापस रहने के लिए आ जाता है। धीरे धीरे सीताराम के जादुई घास के महल के बारे में लोगों को पता चलता है और कुछ नए किराएदार रहने के लिए जादुई घास के महल में आने लगते हैं। ये कहानी है माधव नगर के राघव की। राघव ठंडियों में चादर बेचने का काम किया करता था। राघव की चादर ठंडियों में ही बिका करते और बाकी के महीने राघव को व्यापार में घाटा हुआ करता था। जब जब गर्मियों का मौसम आता है, हमेशा मुझे ऐसी ही तकलीफें होती हैं। ना कोई चादर बिकती है, ना कोई सामान। तो पिताजी, आपको बेचने ही क्यों है? मेरे साथ घर पर वक्त गुजारा कीजिए ना। अगर मैं तुम्हारे साथ घर में वक्त गुजारूंगा तो हमारे घर खाना कैसे बनेगा बेटा? राघव सोचते हुए अपने घर से गांव की तरफ चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि हे भगवान, इतनी गर्मी है,
गर्मी का महीना आने को अभी 15 दिन और है। उससे पहले ही इतनी गर्मी, पता नहीं आगे क्या होगा। तभी एक महिला वहाँ पर मटका लेकर आती है और कहती है, अब क्या बताऊं राघव भैया, पूरे गांव में पानी भी नहीं है और हमें पास के गांव ने भी पानी देने से मना कर दिया है। गर्मी बढ़ते ही जा रही है, खेत सारे बंजर पड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्यास से अपने प्राण ही त्याग दे। सच कहा राघव भैया आपने, कुछ ना कुछ तो गांव की सुरक्षा के लिए सोचना ही होगा। और तो और हमारे गांव के पशु भी पानी के बिना प्यासे रह रहे हैं। मेरे घर पर थोड़ा सा पानी रखा हुआ है, मैं उन पशुओं को पिला देता हूँ, उससे कम से कम उनकी दुआएं तो लगेंगी। राघव घर जाकर अपने घर से एक बाल्टी पानी लेकर गांव के कुछ प्यासे पशुओं को पिलाता है, जिसे देख राघव की बेटी रम्या उससे कहती है, काश पिताजी हमारे गांव में भी पानी होता। पानी नहीं, काश हमारे गांव में बर्फ होता, मैं तो बर्फ से ही सारा काम करती। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है, ये मुमकिन नहीं है बेटा। पिताजी एक बार आपने ही कहा था कि अगर कुछ ठान लो तो सब कुछ मुमकिन हो जाता है। रम्या की बात सुनकर राघव अपने गांव से बाहर चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस गांव का सरपंच पानी बेच रहा है। आओ आओ ले लो, ठंडा ठंडा पानी खरीद लो, इस बेहाल गर्मी में अपनी प्यास बुझाओ, आ जाओ आ जाओ। अरे सरपंच साहब, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पानी कहाँ से आ रहा है? तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? अब मुझे भी 2 ठंडे बोतल पानी दे दीजिए, मेरी बच्ची इस चीज से बड़ी खुश होगी। राघव सरपंच के यहाँ से पानी लेकर अपने घर जाता है और सब बड़े चाव से पानी पीते हैं। तब उनके घर उनके गांव की महिला आकर कहती है, क्या बात है, सब ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं। देख लो क्या जमाना आ गया है, घर में शरबत पिया करते थे, अब पानी पी रहे हैं। इतनी गर्मी के हाहाकार में भी पता नहीं सरपंच जी कहाँ से ठंडे पानी बेच रहे हैं। उन्हें पानी बेचते देख मेरा तो जी ही घबरा रहा है। ये बात मेरे भी मन में आई, लेकिन वो भलाई का काम कर रहे हैं ना। अगर भलाई का काम है तो रुपये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं ना, घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। और आज तो मैं भी उनके पास नौकरी मांगने जा रहा हूँ, घर में कुछ तो अनाज आएगा। राघव सरपंच के पास नौकरी मांगने चला जाता है। उस वक्त सरपंच और उसकी पत्नी घर के आंगन में खड़े होकर बातें कर रहे थे। सुन रही हो ना भाग्यवान, कुछ दिन और गांव वालों को लूटकर हम माला माल हो जाएंगे। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि उस बकरी के श्राप की वजह से हमें इतना मुनाफा हो रहा है। जब तक उस बकरी को तुम उस बर्फ की खदान में रखोगी, तब तक हमें ऐसे ही बर्फ मिलता रहेगा। घर के पास खड़ा राघव सारी बातें सुनकर दंग रह गया। मैंने सरपंच जी को भगवान का रूप समझा था, लेकिन ये तो पूरे के पूरे दानव निकले। मुझे ये सारा माजरा समझना पड़ेगा, आखिर ये बर्फ की खदान है क्या? अगले दिन की सुबह होते ही राघव सरपंच जी का पीछा करने लगा और देखा कि सरपंच एक जंगल से होता हुआ एक बड़ी सी गुफा की तरफ जा रहा है, जहाँ से बकरी के मिमियाने की आवाज आ रही है। ये बकरी की आवाज कैसी? कहीं ये वही बकरी तो नहीं जिसके बारे में सरपंच और सरपंचाइन बात कर रहे थे? सरपंच बर्फ की खदान में जा चुका था। राघव भी उनका पीछा करते हुए अंदर चला गया और वहां जाकर देखा तो बकरी ठंड की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। तुम चाहे जितनी भी मिमिया लो, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालने वाला। तुम अंदर हो, इसी वजह से बाहर हम मजे मार रहे हैं। ये क्या हाल कर रखा है आपने सरपंच जी? मैं आपकी सारी बातें जान गया। उस बकरी को छोड़ दीजिए, वरना मैं पूरे गांव को ये सारी बात बता दूंगा। रुक जाओ राघव, ऐसा मत करना, पहले मेरी बात तो सुन लो, तब तुम्हें जो करना होगा वो करना। तब जाकर सरपंच ने सारी बातें बताई। मैं और मेरी पत्नी एक बार जंगल में जा रहे थे, तब एक साधु बाबा इस बकरी को लेकर खड़े थे। बालक, मेरी बकरी प्यास से जूझ रही है, क्या तुम इसे पानी पिलाओगे? जी, ये लीजिए।
लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है। बालक, तुम्हारे पास जितना है उतना ही पिला दो, कोई बात नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें पानी पिलाया, उस साधु ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहने लगा, इस जंगल के पास वाली गुफा बर्फ की हो जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरी इस बकरी को पालना होगा, और अगर तुम इस बकरी को बाहर लेकर आए तो बर्फ की खदान मिट्टी की हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी पर धर्म संकट आ जाएगा। इस बकरी की देखभाल तुम्हें तब तक करनी है जब तक मैं हिमालय से जड़ी बूटियां लेकर वापस नहीं आ जाता। इतना कहकर वो साधु बाबा वहां से अदृश्य हो गए। सरपंच की बात सुनकर राघव भी सहम गया और सरपंच से कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं? इस बकरी की जान हमें बचानी होगी। ज्यादा दिन बर्फ में रहने से भी तो उसकी मौत हो सकती है। इसे बाहर ले चलिए। नहीं, ऐसा मत करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में आ जाएगी। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला, मुझे इसे ले जाने दो। राघव सरपंच को धक्का देकर उस बकरी को बाहर लेकर चला गया। जैसे ही राघव बाहर गया, पूरी बर्फ की खदान मिट्टी की हो गई। ठंड के कारण बकरी कांप रही थी। राघव ने उसे धूप में खड़ा किया ताकि उसे थोड़ी गर्मी लगे, और जैसे ही बकरी को गर्म हवा लगी, बकरी खुद से कहने लगी, राघव, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं एक मायावी बकरी हूँ। तुमने मुझे बचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे रही हूँ। तुम बोल कैसे रही हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? मैं लोगों को देखकर उनका नाम और काम पता लगा लेती हूँ। मेरा वरदान ये है कि तुम्हारी सारी चादरें अब बर्फ की हो जाएंगी। जहाँ मैं खड़ी हूँ उस जगह की मिट्टी को ले जाकर अपने चादरों में डाल दो, वो सब बर्फ की हो जाएंगी और मुझे यहीं जंगल में छोड़कर चले जाओ। और सरपंच, अब तुम्हारी पत्नी सुरक्षित है। मैं... क्या सच? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। मैं उन बर्फ की चादरों से लोगों की भलाई करूंगा। पूरे गर्मी में सबको चादर बांटूंगा। राघव उस बकरी की कदमों की मिट्टी को ले जाकर अपने घर की चादरों पर डालने लगा। देखते ही देखते सारी चादर बर्फ की बन गई। मैं ये सारी चादर सबको बांट दूंगा। अब से इस कड़ाके की गर्मी में कोई प्यास से नहीं जूझेगा। लगता है आपने अपनी मन की ठानी हुई बात पूरी कर ही ली। इतनी सारी बर्फ की चादरें आपने बनाई कैसे? ये एक मायावी चादर है जो हमेशा बर्फ की रहेगी। हुर्रे! अब मैं इस बर्फ की चादर को लपेट कर खेलूंगी। राघव ने बर्फ की चादर पूरे गांव में बांटी। पूरे गांव से गर्मी का कहर खत्म हो गया और राघव और सरपंच खुशी खुशी रहने लगे। रमेश अपनी पत्नी रेशमा के साथ रहता था। वो स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाया करता था, लेकिन ठंड के दिन आने वाले थे, इसलिए वो बहुत परेशान था। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या बताऊं रेशमा, ठंड के दिन आने वाले हैं। आइसक्रीम की बिक्री पहले जितनी नहीं होगी। ये ठंड गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, लेकिन कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। वही सोच रहा हूँ, कैसे इस ठंड को काटा जाएगा। एक दिन रमेश सुबह से ही आइसक्रीम का ठेला लगाकर खड़ा था, लेकिन उसे कोई ग्राहक नहीं मिला। उसकी सारी की सारी आइसक्रीम धरी की धरी रह जाती है। तभी एक बच्चा अपनी मम्मी के साथ रमेश के ठेले के पास आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। नहीं बेटा, ठंड के मौसम में आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाएगा। मुझे ना मम्मी आइसक्रीम बहुत पसंद है, एक खाने दो ना। चल, मैं तुझे सूप पिलाती हूँ। ठंड के दिनों में आइसक्रीम खाना अच्छा नहीं होता। रमेश अपना ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन उसकी एक भी आइसक्रीम नहीं बिकी थी। उदास मन से वापस वो घर की ओर चल पड़ता है। क्या हुआ? आप मुंह लटकाकर क्यों बैठे हैं? ठंड बढ़ती ही जा रही है और इस बार हमारे शहर में हर बार से ज्यादा ठंड पड़ी है। इसीलिए हर माँ बाप अपने बच्चे को आइसक्रीम खाने से रोक रहे हैं। लेकिन हम जैसे छोटे व्यवसाय वाले लोग क्या कर सकते हैं?
हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ठंड के मारे रमेश और रेशमा का बुरा हाल हो जाता है। व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। इस वजह से उनका मकान मालिक भी उन्हें घर से निकाल देता है। वो सड़क के किनारे रहकर अपना गुजारा करने लगते हैं। इस कड़कड़ाती ठंड में हमारे पास रहने के लिए अपना घर तक नहीं है, कोई काम भी नहीं मिल रहा। तुम चिंता मत करो, सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश खाने के लिए कुछ सामान लाने जा रहा होता है। तभी एक तेज रफ्तार में आती गाड़ी रमेश को टक्कर मार देती है। ये गाड़ी उसी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की होती है जिस स्कूल में बाहर रमेश आइसक्रीम बेचा करता था। ये तो हमारे स्कूल के बाहर आइसक्रीम का ठेला लगाने वाले अंकल हैं। माफ करिए भाई साहब, ठंड की वजह से कोहरा हो गया है, जिस वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा और गाड़ी आपसे जाकर टकरा गई। हे भगवान, इस धरती पर गरीब को रहने की कोई जगह है या नहीं? एक तरफ ये ठंड और ऊपर से इनका एक्सीडेंट हो गया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। ये जल्द ही ठीक हो जाएंगे, तब तक आप लोग मेरे घर पर रुक सकते हैं। सुरेश अपनी गाड़ी में रेशमा और रमेश को लेकर जाता है, जिसमें ठंड से बचने के लिए हीटर लगा होता है। ये कैसा जादू है? बाहर कितनी ठंड है और यहाँ गर्मी लग रही है। बहन जी, गाड़ी में हीटर चल रहा है, इस वजह से बाहर का टेम्परेचर और गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर अलग है। रेशमा ये सब देखकर हैरान हो जाती है। इससे पहले उसने कभी भी ऐसी चीजों के बारे में सुना भी नहीं था। सुरेश हॉस्पिटल में रमेश का इलाज करवाता है और उसे अपने घर लेकर जाता है। जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाते, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, आपने हमारे लिए इतना किया वही काफी है। आपके पास हमारे लायक अगर कोई काम हो तो बताइए। आप मेरे घर की केयर टेकर का काम कर सकती हैं और रमेश जब ठीक हो जाए तो वो ड्राइवर का काम कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें काम देने के लिए। रमेश और रेशमा सुरेश के घर में रहने लगते हैं। रेशमा घर का सारा काम करने लगती है। रेशमा जब बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो वहाँ नल से गर्म पानी निकलने लगता है। यहाँ बर्तन धोने के लिए गर्म पानी आता है और एक आम गरीबों को पीने का पानी भी नसीब नहीं होता। रेशमा फटाफट बर्तन धोकर सुरेश के बच्चे को सुलाने लगती है। वो देखती है कि वहाँ एक मखमल का कंबल रखा हुआ है जो बेहद ही कोमल है। मैंने आज तक इतनी कोमल चादर कभी नहीं देखी। हम गरीबों को तो चटाई भी मिल जाए सोने के लिए तो बहुत बड़ी बात है। रेशमा ये सारी बातें रमेश को जाकर बताती है। अमीरों की दुनिया कितनी अलग है हमसे। हम जिंदगी भर कितना भी काम कर लें, लेकिन इनकी तरह जिंदगी नहीं जी सकते। यहाँ तो हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय हैं। ये ठंड सभी के लिए एक जैसी नहीं होती। अगले दिन सुरेश रेशमा को गर्मा गर्म नाश्ता बनाने को बोलता है। आज मैंने घर पर विंटर पार्टी का प्लान किया है। मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। तुम ये क्या होता है? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बारबेक्यू एक तरह का चूल्हा होता है जिसमें सब्जियां, पनीर और गोश्त सेक कर ठंड के दिनों में खाए जाते हैं। ठीक है बाबू साहिब, मैं इसकी तैयारी करती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रमेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो भी उसी घर में ड्राइवर का काम करने लगता है। दिन में रमेश सुरेश को गाड़ी में बैठाकर ले जा रहा था। यहाँ के लोगों की तो गाड़ी भी गर्म रहती है। अमीरों को ठंड का बिल्कुल एहसास नहीं होता। इनके कपड़े नर्म, मुलायम और गर्मी का एहसास दिलाते हैं। ऐसा नहीं है, हमें ठंड का एहसास है। इस मुकाम तक आने के लिए मैंने भी बहुत चप्पलें घिसी हैं, इसीलिए दूसरों की परेशानी को कम करने की कोशिश करता हूँ। मैं समझ गया साहब, हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाता है। रमेश और रेशमा मन लगाकर सुरेश के घर में काम करने लगते हैं और अपनी कमाई से थोड़े पैसे गरीबों की मदद करने के लिए भी देने लगते हैं।